हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से हम स्वागत करते हैं आपका हमारे पीवाईक्यू सीरीज में। जैसे को पता है कि हमने क्लास 10th के पीवाईक्यू सीरीज में लगातार हम वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हमने इलाहाबाद जो मॉडल पेपर है, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि इस मॉडल पेपर के हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसमें हमने पीवाईक्यू सीरीज में समझिए हमने सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन इसके कर लिए हैं और अति लघु जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे उसका भी मैंने पार्ट 1 आपको कंप्लीट करा दिया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके सेट 2 की, जिसमें हमें वही 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इस बार कुछ अलग क्वेश्चन होंगे और कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे आज बिना किसी देरी के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे, डायरेक्ट हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। आपको पता है इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 अति लघु प्रश्न आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। डे 6 में आपका एक बार दोबारा से वेलकम करता हूं मैं। और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें करना क्या है हमें, द्विघात बहुपद। द्विघात पहला ही क्वेश्चन हमें द्विघात बहुपद से दे रखा है। इसमें क्या कर रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। और इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है कि जिसके शून्यकों का योग। अब आपको मैंने बताया था कि शून्य क्या होते हैं। मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण में हमारे पास 2 शून्यक आते हैं, 2 मूल आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, दे रखा है शून्यकों का योग, मतलब कि अल्फा और बीटा। ये हमें दो क्या होते हैं हमारे, ये हमारे शून्यक होते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसमें दे रखा है शून्य का योग √2 और क्या दूसरा दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा में दे रखा है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है हमें, 1/3। तो हमसे कह रहा है इससे हमें एक बहुपद बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें सिंपल ये कह रहा है कि ये द्विघात बहुपद है। अब इस द्विघात बहुपद में हमें शून्यकों का योग ये दे रखा है और ये दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। इसमें 2 क्वेश्चन है, 1 2, मतलब ये जो हम लोग कर रहे हैं ये फर्स्ट का पहला है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट है। इसमें हमें ये शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला जो है वो आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आप ट्राई कीजिएगा। दूसरे वाले में ये कह रहा है कि इसमें जो शून्यकों का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा, वो दे रखा है हमें -3 और अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है 2। चलो ठीक है, तो इसको देखते हैं पहले कैसे करना है। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मुझे दोहराना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद जो होता है वो किस तरीके का होता है। मैंने आपको बताया था इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। ये मैंने आपको बताया था, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब जब हम इसके फॉर्म में हमें लिखना होगा, यानी कि जो शून्यक हमने निकाले हैं, जो x की वैल्यू हमने निकाली है, जो हमारे द्विघात समीकरण का मूल हमने निकाला है, उसमें हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल किस तरह से रखेंगे। तो उसके लिए हम समीकरण कैसे लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं हम लोग x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। ये एकदम याद कर लो भाई, ये दिमाग में आपके छप जाना चाहिए। इसमें इफ बट कुछ नहीं होना चाहिए कि अगर फार्मूला नहीं आ जाए तो आप बना ही नहीं पाओगे द्विघात समीकरण। अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो ये फार्मूला, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो ही आप बना पाएंगे। ठीक है, कैसे, इसमें अल्फा प्लस बीटा, ये देखो जब भी कहीं क्वेश्चन दे रखा है और इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मिल जाएंगे, एमयू जामिया में भी, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहां से, यहीं से रख दो, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां से रख दो, आंसर मिल जाएगा आपको। देखो कैसे, x² ऐसे ही है प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा देखो मैंने √2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये मेरा जो x जैसे यहाँ पे देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो तो आप देख लोगे उतना। तो x² माइनस √2 x प्लस अल्फा बीटा कितना है, 1/3 = 0। अब मैंने आपको बताया था कि इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लोग को क्या करना होगा, भिन्न के फॉर्म में नहीं, हम लोग का क्या होना चाहिए, रियल पार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसका 3 का यहां कर दूंगा मल्टीप्लाई, यानी गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 = 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप कितने कैसे करना है। इसके लिए आपको बस ये फार्मूला पता होना चाहिए, जिसमें हमें ये जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है शून्यकों का योग। क्या होता है ये होता है शून्यकों का योग। ठीक है, और ये जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि 2 शून्यक जो हमारे अल्फा बीटा है उनका क्या करना होगा, हमें गुणा कर देना होगा, बस वहीं से हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना है आपको। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन के लिए भी करोगे, क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना दे रखा है, -3, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 2। तो बस इसी को यहाँ इस फार्मूले में रखना और आपका जो द्विघात समीकरण है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ये 2 नंबर में दे रखे हैं और बहुत ही आसान है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। ये भी उसी पे द्विघात समीकरण से ही ये भी क्वेश्चन लिया गया है और इसमें विविधकर के बारे में बात किया गया है। मतलब कि मैं जितने भी मैंने वीडियो अभी तक यानी जितने भी पीवाईक्यू की सीरीज के हमने क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अगर वो द्विघात समीकरण से रिलेटेड था तो मैंने उसमें विविधकर की बात की है कि विविधकर क्या होता है भाई। बार बार मैंने विविधकर की बात की है, तो आई थिंक अब आपको तो विविधकर के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उससे सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए थे ऑलरेडी। इसमें वही कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस का k x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। यानी कि हमें k का मान निकालना है, किसके लिए, जो ये समीकरण है इसके मूल क्या है, कि मूल बराबर है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई कि पूरा क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं नहीं, उसमें पिला वजह मुझे पूरा लिखना पड़ेगा और टाइम भी जाएगा, तो इस वजह से मैंने आपको बताया है कि इसके जो आप पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके ले सकते हैं और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लगा दी है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो के की किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के x माइनस के मूल बराबर है। सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान दो क्या दिया है, दिया क्या है कि मूल बराबर है। अब मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि हमारे पास 3 कंडीशन होती है विविधकर की, यानी कि b² माइनस 4ac d की क्या होती है, 3 कंडीशन। वो कौन कौन सी होती है, एक तो ये होगा कि जब d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0। कब होता था d इज इक्वल टू 0, उसमें हमने बात की थी कि जब होता है जब हमारे मूल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि इस केस में हमारी d की वैल्यू क्या आना चाहिए, d की वैल्यू 0 आना चाहिए। और d होता क्या है हमारा, d जो होता है हमारा वो होता है अंडर रूट b² माइनस का 4ac। पिछली वीडियो में मैंने d की जो बात की थी वो मैंने यहां से रूट हटा दिया था डायरेक्ट। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी ना वो खुद 0 के बराबर है। अभी मैंने बात की कि यहाँ पे जो मूल होंगे वो बराबर है, और मूल बराबर यानी d की वैल्यू 0, और d है क्या, अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो वहां से अब मैं जब इसका स्क्वायर लूंगा क्या करूंगा, इसका वर्गमूल करूंगा, तो 0 का वर्गमूल 0, 0 क्या होता है भाई, 0 ही होता है, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस वजह से जब हमारे मूल बराबर हो तो मैं d को कैसे लिख सकता हूं, मैं d को लिख सकता हूं b² माइनस 4ac बराबर 0, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला जो हम यहां लगाने वाले हैं। अब आओ फटाक से यहां पर आओ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। देखो 2x², अब ये देखो माइनस के, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, गुणा करने पर माइनस का k ऑफ x, फिर यहां पे करोगे देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का k इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर आएगा हमारे पास d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो अब इसमें फटाफट बताओ a क्या है, a है हमारा 2। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको तुलना करनी होगी इसकी, जैसे ही करोगे क्या है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का k, माइनस ऑफ k, और फिर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू भी यहाँ पर k। चलो भाई अब इसमें रख दो फटाक से, यहां से रखोगे जब तुम तो क्या हो जाएगा b² यानी b क्या है माइनस का k, तो माइनस का k² माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, इंटू c की वैल्यू कितनी है k बराबर 0, क्योंकि हम यहाँ पे देख लिए कि जब भी हमारे मूल बराबर है इस वजह से मैं इसकी वैल्यू क्या रख रहा हूं 0 के बराबर रख रहा हूं, ठीक है। आ जाओ माइनस का k² यानी कि k² आ जाएगा, k का वर्गमूल क्या हो जाएगा k² ही हो जाएगा, माइनस का 4 2 यानी 4 दूना 8k बराबर 0। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे देखो k इज इक्वल टू, यहां पे देखो डायरेक्ट मैं करता हूं, मतलब कॉमन नहीं लूंगा मैं, k इज इक्वल टू 8k, इतना तो मैं लिख सकता हूं ना 8k। क्या किया मैंने, माइनस 8k को इधर लेके गया हूं, देखना है बनेगा ना मेरे साथ, k² इज इक्वल टू 8k। अब यहां से 1k से कट जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर 2k यहाँ पर 1 तो कैंसिल हो सकता है, भाग दे देंगे। फिर यहां से क्या, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई हमारे पास, k² इज इक्वल टू कितना हो गया 8k हो गया, तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, आसानी से हमें पता चल गया। तो यहां से हमें क्या निकालना था, वही k की हमें वैल्यू निकालनी थी कि जब हमारे मूल बराबर हो। तो इसमें क्या करोगे, k की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो 8 है, तो यहां से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो सीधे सीधा 8 आ जाएगा, बाकी आपको और कुछ डिस्कशन नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है, मूव ऑन करें आगे, चलिए भाई फटाफट बढ़ते हैं आगे। और मैं बता दूं कि आपका एग्जाम जो है वो 1 मार्च को है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को चलाते रहिए भाई। ये ध्यान में रखिए कि आपको एग्जाम में कितने दिन बचे हुए हैं और उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को ट्राई करते रहे। ऐसा नहीं कि भाई आज 2 क्वेश्चन लगाया फिर अगले दिन 2 क्वेश्चन, नहीं भाई ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि आपको अभी साइंस वगैरह भी पढ़ना है, उसमें भी आप जब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निर्देशांक ज्यामिति से है, ये देखिए इसमें क्या रखा है, ए है, यहाँ पे हमें कुछ बिंदु दे रखे हैं, बिंदु ए के निर्देशांक है 5, -1, बिंदु बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -3, -2, और बिंदु सी के यानी कि सी के निर्देशांक मुझे कितने दे रखे हैं -1, 8। फिर ये कह रहा है कि इससे एक त्रिभुज बनता है, ये क्या है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, यानी बोले तो हमें वैल्यू दे रखी है उस पॉइंट की, एबीसी की वैल्यू क्या दे रखी है
एबीसी की निर्देशांक के तरह दे रखी है हम लोग को, यहां पे मैंने लिख दिया। फिर क्या करा है, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करना होगा, तो जो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, तो लिख देता हूं मैं, क्या हो सकता है, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका, चलो भाई माध्यिका की लंबाई बताना है भाई आपको। लंबाई क्या होगी, फटाफट बताइए भाई साहब, चलिए क्या होगी बताइए फटाफट। देखो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा आपको, पहले फटाक से बना लो एक त्रिभुज जो हमें दे रखा है, हमसे जो कह रहा है ना, देखो इसमें जो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, उसको देख लो क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज एबीसी है, तो ट्रायंगल यहां बना लेते हैं हम लोग। ये बन गया मेरा त्रिभुज एबीसी, इसको नामकरण मैं कर देता हूं ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, अब निर्देशांक कितने दे रखे हैं, ए के हैं भाई 5 -1, फिर बी के कितने हैं, बी के हैं कितना -3 -2, दिख रहा है ये, एक सेकंड रुक जाओ, -3 -2, फिर सी का कितना है -1 ठीक है। अब क्या करना है, अब ये कह रहा है कि तो शीर्ष ए यानी कि यहां से जाने वाली माध्यिका, अब माध्यिका होती क्या है, याद करो, पहला लेक्चर याद करो, हमने क्या बात की थी कि माध्यिका होती है कि किसी भी बिंदु से हम जैसे ही माध्यिका किसी भी आधार पर डालते हैं, तो माध्यिका क्या करती है, हमारे आधार को, हमारे हम जिस बेस पे डाल रहे हैं अपनी माध्यिका, उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो मैं माध्यिका डालूंगा ना, वो समझिए, देखो माध्यिका मैं यहां पर दिखाई देता हूं, समझो मैं इस पॉइंट से ए से माध्यिका डाल रहा हूं, और ये जो माध्यिका है वो क्या करेगी, हमारे बीसी को, यानी कि अगर मैं इसको बिंदु कर दूं, डी कर दूं, इसे डी कह दूं, तो ये डी क्या कर रहा है, इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि डी क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। मैं यहां से ही बताना चाह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं 2 भागों में बांट दे रहा है, यानी कि डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो आपको मध्य बिंदु का फार्मूला मैंने बताया था कि मध्य बिंदु निकालते कैसे हैं, मध्य बिंदु का फार्मूला देख लो भाई एक बार फिर से। एक सेशन में लाऊंगा जिसमें मुझे सारे फार्मूले रिपीट करने होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि फार्मूले आप भूल गए होंगे, तो मैं एक सेशन लाऊंगा जिसमें हम फार्मूलों की बात करेंगे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, यानी कि मध्य बिंदु अगर एक्स और वाई मुझे निकालना है, तो मैं कैसे करता हूं, मैं करता हूं x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, मतलब दोनों के x और दोनों के y को जोड़ के हम लोग मध्य बिंदु का फार्मूला बना लेते हैं। ये होता है हमारे मध्य बिंदु का फार्मूला। ठीक है, दिख रहा है आपको, चलो ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास, अब होता है हमारे पास कि जब हमारा मध्य बिंदु आ जाएगा, तो मुझे पता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकता हूं ना मैं, वो तो फार्मूला मुझे पता है, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इस शीर्ष लंब की लंबाई। तो इस जो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका क्या है, एडी ही है, इसको मैं डी बोल दूं या एडी, जो भी कहो आप बोल देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मध्य बिंदु फार्मूला निकालते हैं, क्योंकि ये डी क्या है, हमारा मध्य बिंदु है, तो माना इसका जो निर्देशांक है वो है x, y। तो अब मैं जब x निकालूंगा तो कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी, -3 - 1, कितनी होगी, -3, क्यों, क्योंकि मैंने भी बताया है कि ये मेरा है x1, देख लो भाई, ये मेरा है y1, दिस इज y1, ये x2 है मेरा, और ये क्या है y2। तो मेरा फार्मूला क्या कहता है, मेरा फार्मूला ये कहता है x1 + x2 को ऐड कीजिए, तो x1 ये रहा मेरा -3, x2 को ऐड करूंगा तो यहाँ पे माइनस मेरे पास है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये -1 /2। ठीक है, क्या आ जाएगी ये, -3 - 1 कितना होता है, -4 /2, यानी कि 2 दूना 4, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ y की क्या आएगी, y का निर्देशांक निकालना है मुझे, तो y के लिए मुझे पता है y1 + y2 करना होता है, y1 की वैल्यू कितना है 8, अब प्लस करना है लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, जैसे -2/2, 8 में से जो जाएगा 6/2, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब निर्देशांक कितने आ गए इसके, इस बिंदु के निर्देशांक आ गए, वो हो गया -2 और 3। अब आधा काम हो गया मेरा, आधा काम हो गया। अब मुझे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये देखो एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु डी है, इनके बीच की दूरी निकालना है। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होता है भाई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, मैंने आपको बताया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर मैं ले लूं डी, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ये मैंने आपको बता चुका हूं, पहले भी हम कई बार इसे डिस्कस कर चुके हैं। आप इस फार्मूले को यहां लगाइए, अब यहां पे देख लो हमारा x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, वैसे ही लगा देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। चलो भाई फटाफट लगाते हैं, इसको खत्म करते हैं। x1 क्या दे रखा है इसमें, अगर मैं ad ले लूं, मैं क्या ले रहा हूं, ad में निकाल रहा हूं, और उसको मैं d बोल देता हूं। ठीक है, d, अब क्या हो जाएगा यहां पर, देखो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। x1 क्या है मेरा, x1 मैं a बिंदु को पहले ले रहा हूं, तो 5, y1 क्या है -1, दिख रहा है, x1 y1। इस तरह से x2 लो, x2 के लिए क्या आ जाएगा, -2 आ रहा है,
y2 कितना आ रहा है, y2 आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, अब चलो भाई बताओ, AD इक्वल डी इक्वल क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो रूट ओवर लगा दो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ये रहा -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये 5 सही, 5 है ये, दिस इज 5। नाउ अब y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 है हमारे पास 3 माइनस y1 कितना है, देखो माइनस है -1, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ हमारे फार्मूले में, हमारे सूत्र में पहले से माइनस है और यहाँ पे खुद -1 है, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। अब आओ यहाँ पर क्या होता है, रूट ओवर -2 -5 यानी कि -2 -5 कितना होगा, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है, याद करो ये ना, ये सब गलती मत कर देना भाई। फार्मूला तो हम बता देंगे, आपको समझा भी देंगे, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर उसमें क्या हो सकता है। कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बेसिक की भी क्लासें ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और वैसे प्लस प्लस होगा तो फिर क्या होता है, उसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो, -2 -5 कितना होगा, -7 हो जाएगा, तो -7 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 का होल स्क्वायर। चलो भाई बताओ कितना हो जाएगा, रूट ओवर 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस 4 चौका 13, और सॉरी 4 चौका 16, देखो मुझे भी गलत कर रहा है, 4 चौका 16 होता है, तो यहां से कितना हो जाएगा 16, देखो 9 6 15 के 5 हाथ आएगा 1 4 1 5 1 6 रूट 65, यहां से डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रूट ओवर 65, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस क्या हो जाएगा आंसर, रूट ओवर 65, आसानी से निकाल लिया आपने। एक चीज ध्यान देनी है इसमें कि हमें मध्य बिंदु यहां निकालना था, उसके बाद हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, चलो भाई फटाफट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आई थिंक अगर आप, जैसे आप, मैंने तो आपको बताया कैसे आपको करना है, क्वेश्चन के लिए आप पहले से कॉपी वगैरह लेके बैठे होंगे और उसको सॉल्व करते होंगे, लेकिन अगर आप उतना भी नहीं पेन चला पा रहे हैं, सोच रहे हैं बाद में करेंगे, तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो वीडियो को रोककर। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है भाई, और मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री से, तो उसके लिए आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0 से लेकर 90 तक याद होनी चाहिए, 0 से 90 डिग्री तक याद होनी चाहिए, वरना भूल जाओ कि इस चैप्टर से आप नंबर ले पाओगे, क्योंकि बोर्ड नंबर देता है, मैंने पहले आपसे बताया बोर्ड नंबर देता है, लेकिन वो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट मांगता है कि कुछ चाहिए उसको, क्या चाहिए उसको, चाहिए कुछ फार्मूले आप याद रहो, कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता रहे, कुछ चीजें ऐसी पता रहे जो लगातार वो रिपीट करता है। वो साइन के फार्मूले, कॉस के फार्मूले, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से पूछता है, बेलन, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सब पूछता है, एपी से क्वेश्चन बना के पूछता है, तो उसके लिए आपको कम से कम बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ही हमसे कह रहा है कि मान निकालिए, इसका मान हमें बताना है, क्या है फार्मूला, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर, दिस इज सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आप क्या कर पाओगे, अगर आपको पता ही नहीं है वैल्यू तो क्या क्या रखोगे इसमें, कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये आसान क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है क्वेश्चन, आसान है, आसानी से हो जाएगा, लेकिन कब, जब आपको वैल्यू सबकी पता हो, तो बस रखना है और सॉल्व कर देना है। क्या होती है वैल्यू भाई, फटाफट बताइए तो, कॉस 60 की वैल्यू बताओ भाई, देखें कि याद है कि नहीं, कुछ नहीं याद होगा मुझे पता है। देखो इसको करना कैसे होता है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, यहां पर मैंने बताया था आपको कि 0 30 डिग्री 60 45 60 और 90 ये पता होनी चाहिए आपको। उस टेबल के लिए भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, आप देख सकते हैं वहां से जाके। अब देखो इसमें हमारे पास एक और ऐड करता हूं मैं, देख लो, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। 3 का मैं बता रहा हूं, बाकी का आपको मैंने बताया था, अगर आपको 3 का याद है तो बाकी का आप वैसे ही याद कर सकते हैं, वैसे ही समझ जाएंगे। यहां पे मैं ले लेता हूं साइन, फिर यहां ले लेता हूं कॉस और यहां ले लेता हूं मैं टेन। ध्यान से देखो, साइन कॉस टेन 3 ले लिया हमने। साइन 0 मैंने बताया था कि वैल्यू जो होती है साइन की वो 0 से 1 तक जाती है, बढ़ती रहती है, उसके लिए भी मैंने बताया था कैसे, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई थी, 1/4 करके आप निकाल सकते हो वहां से। अब साइन 0 की वैल्यू 0, पहली वैल्यू याद रखो, साइन 0 की 0, फिर साइन 30 डिग्री की 1/2, फिर साइन 45 का 1/√2 1/√2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, ये देखो। ठीक है, अब करना क्या है, अब कॉस के लिए यही जो वैल्यू रखी है ना, इसी को पलट दो। मतलब क्या है, अगर साइन 90 क्या है 1 है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से इसका, जैसे कि यहां पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2।
इसको बस ऐसे पलट देना था, ये अलग था, ऐसे पलट दो, लेकिन बीच वाली वैल्यू फिर वही आ जाएगी भाई, क्योंकि ये तो सेम ही होता है, 45 डिग्री दोनों के लिए सेम होगा। अब ये जैसे यहाँ पे साइन 30 के लिए 1/2 है, तो लेकिन यहाँ पे cos 60 के लिए, cos 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इस तरीके से cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब tan के लिए क्या करना होता है, उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था कि जो हमारे पास sin थीटा बाई cos थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास tan थीटा। ये याद है कि ये भी भूल गए, sin बाई cos कितना होता है, tan होता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर sin बाई cos करना है तो 0 निकालना है, sin बाई cos कर दो, 0/1 कितना होता है, 0 होता है। फिर ये बताओ 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1/√3। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1/√2 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि tan 45 के लिए sin 45 बटे cos 45 करना होगा, तो sin 45 cos 45 1/2 बटे 1/2 दोनों पूरा कट जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस तरीके से tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 60 के लिए इन दोनों का करो डिवाइड, √3/2 डिवाइड बाई 1/2 क्या हो जाएगा, 2 फिर से कैंसिल, सिर्फ √3 बच जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहां देखो 1/0 हो जाएगा, कैसे 1/0 हो जाएगा, क्योंकि tan 90 की वैल्यू के लिए हमें sin 90 की वैल्यू 1 बटे cos 90 की वैल्यू 0, इससे भाग देना पड़ेगा। तो 1/0 कितना होता है, 1/0 0 नहीं होता है, 1/0 क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट बोलते हैं उसे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो है, लेकिन सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग 1 से भाग देंगे 0/1 तो ये होता है 0, लेकिन अगर 1/0 लिख दिया तो कितना हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। इसे अनडिफाइंड बोलते हैं, यानी कि परिभाषित नहीं है जो। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं, यहां पर मैंने आपको बताया था, और देखो अब यहां पर साइन cos tan हो गया। अब 3 की वैल्यू पता चल गई, तो मैंने बताया था 3 को पलट के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन से तुम निकाल सकते हो किसकी वैल्यू, cosec की, cos से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो तुम, sec की, और tan से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, cot की। कैसे, वो तो अगर मैं पूरा बताने जाऊंगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके लिए मैं आपको बस इतना शॉर्ट बता देता हूं कि साइन को पलट पलट के आप निकाल लेना cosec, tan को पलट पलट के cot आ जाएगा, और cos को पलट के sec आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सिंपल, इसमें ये ऐसे है, ऐसे बता दूं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें हम, जैसे tan cot की वैल्यू, तो cot के लिए जैसे यहाँ पे हमने sin cos का किया ना, इसको पलट जैसे cot के लिए पलट दो, क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई ये इनफाइनाइट, यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे 0, ये आएगा। क्या किया मैंने, इधर इसको इधर ला दिया, जो वहां पे tan 90 की वैल्यू है वहां पे cot 0 की वैल्यू है, जो वहां पे 60 की वैल्यू है इसकी, वहां पे 30 की वैल्यू है cot की, और इस तरह से मैंने बदल दिया सारी वैल्यू। इस तरह से आप sec और cosec के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 cos 60 की वैल्यू देखो कहाँ है, cos 60 की वैल्यू ये रही 1/2, हमें एक वैल्यू मिल गई अपनी। फिर क्या है 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो अब sec 30 क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो होता है sec थीटा वो क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। ठीक है, 1/cos थीटा होता है। तो अब जब sec थीटा 1/cos थीटा होता है, तो मुझे बताओ sec 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/cos 30, तो 1 डिवाइड बाई cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी है, ये देखो √3/2। तो जब 1 से भाग दोगे ना √3/2 में 1 से, तो कितना आएगा, ये बदल के हो जाएगी, पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, ये मिल गई हमें sec 30 डिग्री की वैल्यू, sec 30 डिग्री की, हाँ sec 30 डिग्री की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, अब फिर तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज हमारे पास क्या पूछ रहा है, tan 45, tan 45 तो हमें पता ही है, देखो tan 45 ये रहा, tan 45 की वैल्यू 1 है। फिर क्या कह रहा है हमसे, cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी है, देखो cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0। यहां से ये टेबल जरूरी है, पहले मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए टेबल बहुत जरूरी है। चलो भाई देखते हैं हमें क्या क्या मिल गया यहाँ से। सबसे पहले मैं वैल्यू मिल गई यहाँ पर, देखो किस किस की, cos 60 की वैल्यू मिल गई, cos 60 की वैल्यू मुझे मिल गई 1/2। ठीक है, फिर क्या कह रहा था हमसे, sec 30 की वैल्यू मिल गई मुझे, यहां से देखो ये रहा cos 60, ये रहा sec 30, 2/√3। ठीक है, फिर क्या मिल गई हमें, फिर हमें मिल गई cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू कितनी मिल गई, यहां देखो cos 90 की वैल्यू मिल गई 0। फिर इस तरीके से tan 45 की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, tan 45 की वैल्यू मिल गई मुझे 1, यहां पे देखो। अब बस यही जो 4 वैल्यू मिली है, इसको इस समीकरण में पुट कर दो, इस क्वेश्चन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहां से देखो, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, इसी में देखो 5 इंटू cos 60 यानी कि 1/2, और cos 60 का स्क्वायर है तो यानी 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 4 इंटू sec ऑफ 30, तो sec 30 कितना है, 2/√3, 2/√3, और ये इसका स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे देखो sec का स्क्वायर है तो इस वजह से यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, पावर 2 लगा दी, वो स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस tan और 45, तो tan 45 डिग्री कहाँ है, tan 45 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस क्या है,
प्लस है हमारे पास cos 90 का स्क्वायर। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 5 cos, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो थोड़ा, 5 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 2 × 4 तो 1/4 प्लस का 4। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, ये 2×4 बटे, अब मैंने बताया था किसी भी नंबर का अगर रूट में है उसका स्क्वायर करोगे तो वही नंबर खुद आ जाता है, रूट हट जाता है बस, यानी कि यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। माइनस का 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई, बात खत्म। बस अब थोड़ा सा सॉल्व और करना है, देखो कितना हो जाएगा, ये कटेगा नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसे गुणा कर दो, 5/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16/3 माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे संभल के लेना है, अब क्या कर लोगे, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के लिए 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है, कितना आता है 12, तो ये टोटल में ले लो 12। अब जब इधर 12 है तो 4 तिया है 12, तो 5 तिया है 15, ये फॉर्मूला पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। और ये 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे और चीज क्या, अब यहाँ पे 12 का भी मैं करूंगा गुणा कर दूंगा, -12, यहाँ पे हो जाएगा -12, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, 1 और 1 गुणे 12 आया तो 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 12 से तो कितना हो जाएगा, 12 × 12 हो जाएगा। ठीक है क्लियर, बस अब इसी को देख लो क्या आ रहा है, सॉल्व कर दो। देखो पहले इनको जोड़ देते हैं, 5 4 9 और 6 1 7, कितना आ गया 79 -12/12। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं इसका आंसर, देखो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा 6, 67/12 जो आएगा मेरा, इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत फैला के आपको बताया, अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होता तो मुझे मैं क्या करता, डायरेक्ट यहां से लिखता, इस ये सब बिना लिखता है, तो मैंने आपके लिए लिख दिया कि मैंने वैल्यू क्या निकाली, यहां से डायरेक्ट करना था आपको, cos 60 की वैल्यू ये रही, sec 30 की वैल्यू ये रही, tan 45 की वैल्यू ये रही, ये करता डायरेक्ट 2 मिनट के अंदर हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, बस ये आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर आपको ये टेबल याद है, साइन cos tan की वैल्यू अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। उसके बाद एलसीएम वगैरह लेना है जो कि बेसिक मैथ है, वो तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, देखते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी हम फटाफट करेंगे, उतना मुश्किल नहीं है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहा है कि बिंदुओं 1, ये भी निर्देशांक ज्यामिति से है, ये भी फार्मूला बहुत बार, अंतः विभाजन का फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है 1 2 3 हाँ 4, क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि बिंदुओं, हमें 2 बिंदु फिर से दे रखे हैं, एक बिंदु क्या है ए, इसके निर्देशांक कितना दे रखा है 1, 3, ठीक है, तथा बी दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक मुझे दे रखा है -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब एक रेखाखंड है जिसको मैं मिला रहा हूं। ठीक है, और ये किसने अनुपात में काट रहा है, 2:1 में काट रहा है। ठीक है, 2:1 में काट रहा है इसको, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं लैंग्वेज में, डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू जो मैं दे रखी है। और ये कौन सा है, अंतः विभाजन। आपको पता होगा कि हमें 2 विभाजन, एक अंतः विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन, और उसके लिए मैंने फार्मूले में बताया भी था कि अगर अंतः विभाजन होगा तो प्लस रहेगा बीच में, अगर बाह्य विभाजन होगा तो माइनस आ जाता है और कुछ नहीं होता। अंतः विभाजन है यहाँ पर, तो अंतः विभाजन करने वाले, जो अंतः विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने मुझे भाई साहब, बताइए आप क्या होगा ये। चलो भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बता देता हूं मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मेरे पास 2 बिंदु है, ये देखिए रेखाखंड है, इस रेखाखंड में एक मेरे पास है ए यहाँ पर, एक है मेरे पास यहाँ पे बी। ठीक है, अब ए बी में क्या है, ए का निर्देशांक मुझे दे रखा है 1, 3, बी का निर्देशांक मुझे दे रखा है -4, 6। ठीक है, और यहाँ पर दोनों क्या कर रहा है, अगर एक समझो एक कुछ अनुपात, मैंने आपको बिंदु ले लिया x, y, इसकी एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी मुझे, जो किस तरह के अनुपात में, समझो कि 2:1 के अनुपात में बांट रहा है इसको। तो अगर 2:1 के अनुपात में ये बांट रहा है तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, निर्देशांक बताइए इस रेखाखंड में जो इस काट रहा है, एक्स और वाई का विभाजन जो कर रहा है, और ये कौन सा विभाजन है, अंतः विभाजन है, इसके लिए बताइए। चलिए भाई सॉल्व कीजिए, आपको मैंने बताया था फार्मूला क्या होता है, लगाइए, उसके बाद मैं बताता हूं। ट्राई कीजिए, थोड़ा सा आप याद कीजिए कौन सा फार्मूला मैंने बताया था और कैसे उसे अप्लाई करने के लिए मैंने बताया था, याद कीजिए। चलो, इसके लिए देखो मैंने सिंपल बताया था, फार्मूला मैं लिख देता हूं, फिर खुद से ट्राई करना। देखो अंतः विभाजन के लिए मैंने बताया था, चाहे अंतः हो चाहे बा हो, फार्मूला एक है, बस सिर्फ प्लस माइनस का अंतर आ जाता है। अगर अंतः विभाजन है तो x, y, यानी कि अंतः विभाजन के लिए मैं जो निकालता हूं, अगर मैं मान लूं कि जो मेरे निर्देशांक है वो x, y है, और ये सब x1, y1, x2, y2 के लिए है, और जो विभाजन कर रहे हैं एक m1 है दूसरा m2 है, तो क्या होगा, x, y हो जाएगा हमारे पास, ये आता है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कॉमा
m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये दिख रहा है फार्मूला आपको? ये हमें फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, क्या है यहाँ पर m1 x1 और m1 m2 क्या है, यही जो विभाजन कर रहे हैं यहीं पे हमारा, ये अब जो विभाजन कर रहा है 2:1 में, वही हमारा m1 और m2 है। यानी कि जिस अनुपात में हमारे रेखाखंड को ये निर्देशांक, ये बिंदु विभाजित कर रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा m1 और m2 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। m1 की वैल्यू मैं ले लेता हूं 2, कुछ भी ले सकते हो आप, दोनों बराबर ही आएंगे। m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 1। x2 की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो -4। y1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 y1 होता है तो y1 की वैल्यू 3, और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y2 की वैल्यू है 6। ये मैं ऐसे क्यों लिख देता हूं, इसलिए लिख देते हैं हम क्योंकि जब आप बिना ये लिखे करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या होता है बच्चे, पता तो रहता है फार्मूला, लेकिन जब उसे अप्लाई करते हैं तो x1 और x2 की अलग अलग वैल्यू रख देते हैं, गलत वैल्यू रख देते हैं, जिससे पूरा उनका आंसर खत्म हो जाता है, चपाट हो जाता है पूरा मसला, नंबर नहीं मिल पाते कुछ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से पहले ही लिख लीजिए क्या क्या हमें दे रखा है। अब ये फार्मूला लगा दो भाई, x, y, सॉरी सही से लिखते हैं थोड़ा सा, x, y इज इक्वल टू m1। अब m1 देखो, m1 कितना है यहाँ पर 2, 2 x2, x2 कितना है यहाँ पर, x2 देख लो, x2 यहां से देखो -4, फिर क्या होता है प्लस m2, m2 कितना है यहाँ पर, m2 देखो यहाँ पे 1 इंटू x1 कितना है यहाँ पर, x1 है 1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, यही करना है। वैसे कर सकते हैं, आप ये कर सकते हो, चाहो तो x के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट लेके x के लिए अलग बिंदु निकाल लो, फिर y के लिए अलग बिंदु निकाल लो। मैं क्या कर रहा हूँ, x और y एक साथ निकाल रहा हूँ। x का ये हो गया निर्देशांक, और y के लिए बीच में लगा दो कॉमा, और y के लिए लगा ये वाला m1 y2। m1 y2 कितना है, m1 है हमारे पास 2, 2 इंटू y2 कितना है, y2 हमारे पास 6 प्लस का m1 y2, देखो m2 y1 आ गया। अब क्या आ गया, पहले में है m1 y2 प्लस का m2 y1, तो m2 कितना है यहाँ पर 1, और y1 कितना है, y1 है मेरे पास ये देखो y1 है 3 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं। देख लो कितना आ रहा है, 2 चौक का 8, -8 प्लस 1 एक कम 1 बटे 2 1 3, कॉमा यहाँ देखो 6 दूना 12 प्लस 3 एक कम 3 बटे 2 1 3। देख लो कितना आ रहा है, ये आ रहा है -8 और 1 कितना हो जाएगा -7। देख लो -8 और 1 -7 बटे 3, कॉमा 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 12 3 15 बटे 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारी एक्स और वाई के निर्देशांक जो आ जाएंगे, एक्स और वाई के निर्देशांक वो आ रहे हैं मेरे, एक आ रहा है -7 बटे 3 और दूसरा आ रहा है 3 पचे 15, कितना आ रहा है 5 5 आ रहा है। तो इस वजह से ये हो जाएगा हमारा निर्देशांक हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई के हमें वही निर्देशांक निकालने थे जो ये 2:1 में इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो वो इस तरीके से हमारे पास ये आएगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कितना हमारे पास पोर्शन बच रहा है, उसको हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रायिकता पर। चलिए भाई, प्रायिकता का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, क्या था प्रायिकता का कॉन्सेप्ट, उस पर देखते हैं हमारे पास क्या था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, हमसे ये कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता, यदि संख्याएं, कौन सी संख्याएं, हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, कुछ नंबर हमें इस तरह से दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 35, यहां तक 35 तक हमें संख्याएं दे रखी हैं। फिर ये कह रहा है इसमें से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज ये बताना है। इसमें से कोई एक संख्या मैंने ले लिया और हमें क्या बताना है, एक संख्या इसमें से चुनी गई, इसमें से कोई एक चुनी गई संख्या क्या हो, 7 का गुणज, 7 का गुणज। चलिए भाई, जब 7 का गुणज होगी तो हमें कैसे बताना होगा, 7 के गुणज के लिए मैंने आपको बताया था प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता मैंने क्या बताया था, सोल्यूशन यहां देखो डायरेक्ट। प्रायिकता के लिए मैंने बताया था कि हमारे पास जितने अनुकूल होती है, मतलब हमारे पास जितने आउटपुट आ सकते हैं ये हमें देखना होगा, और टोटल प्रायिकता कितनी हो सकती है वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो प्रायिकता के लिए मैं क्या करूंगा, प्रायिकता के लिए अनुकूल प्रतिक्रियाएं, मतलब जितने भी मेरे पास आउटपुट आ सकते हैं, मैंने बताया था कि जैसे कि अनुकूल प्रायिकता बटे
कुल प्रायिकता मतलब कुल कितनी संभावनाएं आ सकती हैं, कुल कितने मेरे पास नंबर हैं, कुल कितनी मेरे पास संभावनाएं हैं, वो हमें प्रायिकता बताती है। ठीक है, यानी कि अनुकूल संभावनाएं कह लो या प्रायिकता कह लो, जो भी। अब 1 2 3 4 5 6 कितनी है मेरे पास, टोटल कितनी है, कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं मेरे पास है 35। अब मुझसे क्या कह रहा है, अनुकूल क्या निकालना है मुझे, अनुकूल प्रायिकता जो निकालनी है वो निकालनी है 7 का गुणज, यानी कि गुणज मतलब होता है कि 7 से मल्टीप्लाई करने पर, 7 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा गिन लो कितना होता है, 7 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 बचे 35। तो देख लो 35 तक मेरे पास 7 के कितने गुणज आते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने 5 आते हैं। तो मेरे पास आते हैं 5 गुणज, तो कितने हो जाएंगी प्रायिकता, अगर मुझे निकालनी है यहां से इस केस में, इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं क्या निकालूंगा, प्रायिकता कितनी अनुकूल प्रतिक्रिया है, 5। 5 ऐसे गुणज हैं 7 के जो आ रहे हैं 35 तक, और टोटल कितने हैं 35। तो क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 7 35। ठीक है, हाँ यही है। तो अब 1/7 जो हो जाएगा मेरा, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी मेरी प्रायिकता आ जाएगी। किसकी प्रायिकता, ये आ जाएगी 1/7 प्रायिकता आ जाएगी किसकी, यदि संख्या 1 से 35 तक हो तो उसमें 7 का गुणज आने वाली कितनी हो जाएगी, 35। अगर हमारे पास नंबर है तो उसमें 7 का गुणज आने वाली संख्याओं की प्रायिकता 1/7 होगी, और हम इस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी। हमने अभी जो है सेट बी के भी 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसको सॉल्व कर लिया। उसमें हमने अलग अलग डोमेन से क्वेश्चन किए हैं, प्रायिकता से किए हैं, द्विघात समीकरण से किए हैं, त्रिभुज से किए हैं, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति के भी सवाल मैंने आज आपसे सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, घर पे जाके मतलब कि जहां पे भी है आप इसको क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा जरूर। इसमें जो मैंने सारे फार्मूले बताए हैं उनको एक अलग से कॉपी पर नोट कीजिए, ताकि आप वहां से समझ पाए, जब आपको जरूरत पड़े कि ये फार्मूला कहां से लगाया था दान भाई ने, कौन सा क्वेश्चन किस तरह फार्मूले से मैंने बताया था कि कौन से कॉन्सेप्ट के साथ लगाना होगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। अब हम मूव ऑन करेंगे, अगली वीडियो में बात करूंगा उन क्वेश्चन की जो थोड़ा लेंदी होंगे, जिनमें हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा लगेगा, फार्मूले में ज्यादा लगेंगे, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको कोई अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो ना समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसे दोबारा से कोशिश करूंगा बताने की। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।